हम साइकोडायनामिज्म पढ़ रहे हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ माइंड आ जाएगा और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस आ जाएंगी। उसके अलावा डिफेंस मैकेनिज़्म और साइको एनालिसिस। यानी जब आपको पेपर में साइकोडायनामिक अप्रोच आ जाए तो फिर आपको सारा एक्सप्लेन करना होगा सिगमंड फ्राइड। फिर इसको हम वन बाय वन भी देखते हैं। इससे पहले आपको सिगमंड फ्राइड के बारे में पता होना चाहिए। सिगमंड फ्राइड कौन था? आपको मैंने उसकी और ब्रोयर की दोस्ती के हवाले से बात बताई थी कि सिगमंड फ्राइड साइकोलॉजी या अपने इस तरीका इलाज, इस अप्रोच का बानी कैसे बना। पहले वो क्या था? ईल नामी एक फ़िश पे काम कर रहा था। फिर ब्रोयर ने अपनी क्लाइंट पाइपल हेम उसे रेफ़र की। वो आपको मैंने सिनेरियो बताया था, याद है किसी को? नहीं याद? याद है ना? उससे पैरालाइज थी बॉडी, उसकी फालज था और वो ब्रोयर से बातें करती थी और उसका फाल ठीक होना शुरू हो गया। और फिर अचानक ही एक दिन उसने उस पर एक इल्ज़ाम लगा दिया तो ब्रोयर बहुत परेशान हो गया। वो सिगमंड फ्राइड के पास आया तो सिगमंड फ्राइड ने कहा कि वो केस मुझे रेफ़र कर दो। और सिगमंड फ्राइड ने फिर कैथेक्सिस की एक टर्म दी कि जब इंसान कैथारसिस करता है, बाद में कैथारसिस के नाम से फेमस हुई, जब आउटलेट ऑफ इमोशंस होता है तो इंसान के जज्बात बाहर निकलते हैं और इंसान का जहन जो है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ये थोड़ा सा स्टेबल होता है। इसे हम कहते हैं रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आप अपने जहन में चीज़ें लेते जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप ज़हनी तौर पे बीमार होते जाएंगे। ये क्या है? ये बोतल है, आयशा कह रही। इसका वज़न कितना होगा? इसका कोई ज़्यादा वज़न नहीं है, हल्का सा है, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे करके उठाई रखूं, खुद बनाइए, अगर ऐसे करके इसे उठाई रखूं 2 घंटे तो क्या होगा? मेरा बाजू थक जाएगा। और अगर 4 घंटे उठाऊं, आयशा उठाए 4 घंटे, फिर क्या होगा? हो सकता है इनका बाजू शेल हो जाए, ठीक है, बाजू शेल हो जाए। और फिर अगर पूरी रात ये ऐसे उठाई रखें, सुबह बाजू काटना भी पड़ सकता है। ऐसा ही है ना? उसका वज़न कहने को बहुत थोड़ा है और बाजू काटना भी पड़ सकता है। ऐसे कितने छोटे छोटे से बोझ होते हैं, किसी की बात का बोझ, किसी के रवैये का, किसी के लहजे का, हम अपने कंधों पे, हम अपने जहन में लिए फिर रहे होते हैं। फ़लाँ ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, फ़लाँ को चाहिए था ऐसा कहता। कितने बोझ हैं हमारे ऊपर। ये सारे बोझ लेके आप कैसे नॉर्मल रह सकते हैं? ज़रा बताएं मुझे। क्यों हीरा, आर यू नॉर्मल? आप नॉर्मल हैं? कैसे? अगर हम अपने जहन में सारी चीज़ों को रिप्रेस करते जाएंगे तो क्या होगा? साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होंगे, एबनॉर्मेलिटी आएगी। नोट इट। अब सिगमंड फ्राइड की तरफ जाते हैं। इसका बचपन कैसे गुजरा? इसकी गालबन 5 या 8 बहनें थीं। ये बहुत पढ़ाकू बच्चा था, पढ़ता रहता था। इसको बहुत प्रोटोकॉल मिलता था। उस ज़माने में इसके पास एक लैंप था। ये अपने रूम में रात देर तक पढ़ता, ठीक है, और सुबह और दोपहर इसका खाना इसके बेड पे फ्राहम किया जाता ताकि इसका टाइम वेस्ट ना हो। 8 साल की उम्र में इसने पूरा शेक्सपियर पढ़ लिया था, ठीक है। और जब ये पढ़ रहा होता था तो इसकी वालदा इसकी इतनी केयर करती थी कि वो इसकी बहनों को पियानो नहीं बजाने देती थी। दूसरे रूम में पियानो ना बजाएं ताकि शोर से ये डिस्टर्ब ना हो। और इसकी बहनों को क्रिटिसाइज़ करती थी माँ और इसे अप्रिशिएट करती थी। यही उसके कॉन्सेप्ट बनते गए कि वो माँ के साथ इमोशनली अटैच्ड। उसने अपनी थ्योरी में भी यही चीज़ कही ना। कौन सी, उसका कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? ओडिपस कॉम्प्लेक्स उसने दिया ना, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी सिगमंड फ्राइड ने दिया। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? उसकी लाइफ से ये चीज़ें निकली ना, जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी गुजरी। जैसे अभी हमने एडलर पे बात की, एडलर की बायोग्राफी अगर पढ़ें, ऐसे सिगमंड फ्राइड की बायोग्राफी पढ़ें तो फिर पता चलता है कि वो ऐसी थ्योरी या ऐसी सोच का मालिक क्यों बना, ठीक है। ओडिपस असल में एक मिथ है। एक ग्रीक बादशाह था, वहाँ पे रवाज ये था कि जो बादशाह का बेटा है, बच्चा है, उसे बादशाह बनाना है तो उसके लिए उसे ट्रेनिंग के लिए कहीं दूर जजीरे पे लेके जाते थे। अब उसे छोटी उम्र में ओडिपस को एक जजीरे पे ले जाया गया। उस जजीरे पे क्या था? उस जजीरे पे कोई भी खातून नहीं थी। वो मर्द ही साथ गए, उन्होंने उसे ट्रेनिंग देनी थी। फिर ऐसा हुआ कि पीछे से खबर आई कुछ सालों बाद
कि किंग जो है वो उसकी डेथ हो गई है, तो ओडिपस को वापस आके बादशाह बनाना है, ठीक है। तो ये वहाँ गया। अब ज़रा सोचें कि एक शख्स, उसने औरत को, खातून को नहीं देखा, बचपन से ही, छोटी उम्र से ही मर्दों को ही देखा। जब वो वहाँ गया तो उसने ख़वातीन को वहाँ देखा, और एक खातून उसे इंतहाई अच्छी लगी, उसने उससे शादी कर ली, ठीक है। अगले दिन उसे पता चला कि ये खातून उसकी माँ थी, यानी कि अनकॉन्शियसली उसने उस खातून में कशिश महसूस की जो उसकी माँ थी, जैसे फिल्मों में होता है, ठीक है। तो उसने अपनी आंखें नोच डाली इस सदमे से, इस गम से कि ये मैंने क्या कर दिया। इससे फिर इसने इसका नाम रखा है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, कि इंसान ऑपोजिट पेरेंट जेंडर के साथ अट्रैक्शन फील करता है, ठीक है। जो बेबी बॉय है वो क्या करेगा, वो माँ के साथ अटैच होगा, वो बाप को रिमूव करना चाहेगा और माँ के साथ एसोसिएशन बरकरार रखेगा कि ये बाप क्यों इधर मेरी माँ के इर्द गिर्द रहता है, ये कहीं रिमूव हो, मैं आया हूँ। तो वो हेट्रेड फील करेगा बाप को लेके, और माँ को वो इमोशनली अटैच हो जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एक बेबी गर्ल जो है वो ऑपोजिट पेरेंट जेंडर अट्रैक्शन महसूस करती है, वो बाप के साथ अटैच होती है। वो छोटी उम्र में ही अपनी जिस्मानी साख्त की मुर्दे इल्ज़ाम ठहराती है अपनी माँ को कि इसकी वजह से मैं ऐसी हूँ। फिर वो माँ के शूज़ पहन के चलती है, माँ का दुपट्टा ओढ़ती है, ठीक है। ऐसे छोटा बच्चा जो है वो बाप की गाड़ियों की चाबी लेके घूमता है, बाप का शूज़ पहनता है। एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें ये कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। तो बच्ची जो है वो क्या करती है, वो लिपस्टिक लगा लेती है माँ की, मेकओवर करती है, और बाप के साथ ज़्यादा अटैच होती है।